गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वेक्टर्स का, वो हमारा ये समझ लो लास्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट का। मतलब हम डॉट के बारे में आज जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो लास्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, तो मैं ये क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं और फिर आज ही हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट के मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, एक भी लाइन एक भी मिनट की वीडियो वेस्ट ना करें। क्लियर है? आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले वेक्टर्स देखो तो इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे एंड के, कि वेक्टर ए है वो आई जे और के के साथ इक्वल एंगल बनाता है। मान लीजिए एंगल थीटा है तो सबके साथ थीटा ही बनाएगा फिर वो। एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, किसकी मैग्नीट्यूड? ए की आपको दी गई है मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ए एंड आई, मतलब ए और आई के बीच में, ए और जे के बीच में, ए और के के बीच में इज कोस इनवर्स 1/√3 है। मतलब वो जो एंगल है इक्वल एंगल बन रहा है ऊपर, वो थीटा इक्वल टू दिस प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। लेट, पहले देखो आपको क्या गिवन है। गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वो कितना होता है? 3। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई। ठीक है, हो गया, ए और आई के बीच में थीटा एंगल है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम एंगल बनाता है, ए और आई हो, चाहे ए और जे हो, चाहे ए और के हो। तो क्या लिखोगे? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड जे कॉमा वेक्टर ए एंड के। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा ही इनके बीच में एंगल है। या आप एक लाइन सीधे लिख सकते हो कि इक्वल एंगल, इफ ऐसे लिख दो कि ए मेक्स इक्वल एंगल थीटा विद आई जे एंड के। ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने स्टेप डिफर कर दिया ताकि आप डिफरेंट आपको बातें आनी भी चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ये बताओ कि इनके बीच में थीटा एंगल है। तो आप देखो ये कर सकते हो ना, दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू, इन दो के बीच में थीटा है तो क्या होता है? दोनों का डॉट, कि ए डॉट आई ओवर ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, यही होगा। सेकंड, नेक्स्ट cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट जे ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, कोमा cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट के ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर के का मैग्नीट्यूड। यही हुआ ना, ए आई के बीच, ए जे के बीच और ए के बीच। हो गया ऐसे। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब मान लेंगे, अभी पहले इनको यूं लिख दो कि cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ए डॉट आई और डिवाइड में इसका कितना है मैग्नीट्यूड? 3 और इसका ये 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, 1 होता है इसका। तो यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड में? 3, कोमा cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट जे ओवर 3, कोमा लास्ट cos थीटा इक्वल टू ए डॉट के ओवर 3। सेम होगा सब में, ये 3 सबके यहाँ ले आओ इस तरफ। देन देखो ओवरऑल रिजल्ट ये बनेगा 3 cos थीटा इक्वल टू ए डॉट आई, कोमा 3 cos थीटा इक्वल टू ए डॉट जे, कोमा 3 cos थीटा इक्वल टू ए डॉट के। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड। करना क्या है? देन प्रूव दैट कि वो एंगल इनके बीच जो बनता है वो दिस है, मतलब थीटा इक्वल टू दिस प्रूव करना है। ये आंसर निकालना कि थीटा इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, करें तो कैसे करें स्टूडेंट्स? इन तीनों को ऐड कर लो आप, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन कितना बनेगा? 3 3 3 9 cos थीटा इक्वल्स टू इधर ए डॉट आई प्लस जे प्लस के, कि ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे प्लस ए डॉट के आएगा, सब में से ए कॉमन, तो आई प्लस जे प्लस के हो गया। ठीक है,
ये केस बन गया 9 cos थीटा इक्वल टू दिस। अब थीटा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बात ये है हमारे पास। तो देखो इधर से ये आई जे के ये वेक्टर वगैरह सब हटने चाहिए ना, इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब आप अटक जाओ, जब आपको पता हो कि इनको हटाना है मुझे और सॉल्यूशन निकालना है, तो इनका होना चाहिए मैग्नीट्यूड, होना चाहिए, क्योंकि इसका पता है मुझे कितना होता है मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात है। अरे इसका मैं खोल सकता हूँ कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मतलब मैं दोनों ही सोल्व कर सकता हूँ ना, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका मैग्नीट्यूड भी सोल्व तो मैं कर ही सकता हूँ। और मैग्नीट्यूड कैसे आता है, स्क्वायर करने से आता है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लग जाएगा मैग्नीट्यूड, और जैसे ही लगेगा मैग्नीट्यूड सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां तो हो गया 81 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां पे i प्लस जे प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों बातें इस तरह हो जाएंगी। ठीक है, सोल्व कर तो स्टूडेंट्स क्या है और इसमें, ये तो हो गया 3 3 जा 9, 3 होता है, 3 है स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन, और स्क्वायर करना है 9 हो गया। अरे ये वाला कैसे स्क्वायर भूल जाओ अभी, ये है मैग्नीट्यूड, कैसे खुलता है, रूट में इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये पूरे का होल स्क्वायर, वो तो है ही होल स्क्वायर। ठीक है ना, पता है ना कैसे बोलता है मैग्नीट्यूड। अरे आई वाले आगे कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले का, के वाले का स्क्वायर करना है बस। हाँ, तो ये आ गया 9, स्क्वायर से कट गया रूट, 1 1 1 3, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, ये बनेगा। ठीक है, 81 को डिवाइड में लेके आए, देन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 27/81, तो ये आ गया 1/3 हो गया। स्क्वायर वहाँ ले जाओ, कोस थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√3, ये हो गया। समझ आया केस कैसे किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह की बातें थी, ऐसा क्वेश्चन था ये वाला, हार्ड नहीं है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लेके हम अगर नहीं करना चाहें सो तो सेकंड मेथड भी होता है, लेकिन आप एक ही याद करें, क्यों ज़्यादा मेथड चक्कर में पड़ते हैं आप, सेकंड तरीके भी होते हैं और एक दो तरीके और सोल्व करने के, लेकिन आप इसी से यूज़ करें उसको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, वैसे ही कुछ और। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इस वीडियो का लगा लो या वैसे ही डॉट का लगा लो, क्योंकि इसके बाद तो हम आपको वेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, लास्ट अभी करवाया था मैंने, सेम वैसा ही है, लेकिन उसके स्टेप्स अलग थे, इसके स्टेप्स अलग है। देखना कैसे, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद आई, मतलब कोई वेक्टर ए है, वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एंगल आई के साथ बनाता है π/4 का। ठीक है, देखिए, नहीं सॉरी लेट नहीं आएगा, गिवन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, ये गिवन है क्योंकि ए एक यूनिट वेक्टर है इसलिए। ठीक है, सेकंड आ जाओ, फिर से गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद आई, कि वेक्टर ए π/4 का एंगल बनाता है आई के साथ। तो क्या हो गया, यहां से cos π/4 इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड 1 है तक। तो स्टूडेंट्स ये 1 है और ये 1 होता ही आई का मैग्नीट्यूड में, ये 1 और ये होता है 1/√2। तो यहां से मैं ओवरऑल लिख दूं वेक्टर ए डॉट आई इक्वल्स टू 1/√2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आ जाओ, फिर से गिवन है कि वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद जे, π/3 का एंगल बनाता है जे के साथ, π/3 विद जे। तो क्या आएगा, cos π/3 इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट जे ओवर ए का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये 1 cos 60 1/2,
तो यहाँ से हो गया वेक्टर ए डॉट जे इक्वल टू 1/2। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 गिवन है और ये 1 होता ही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाओ। एंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब होता है 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक थीटा एंगल है, वो के साथ बनाता है ए। एंड वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद के, तो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट के ओवर ए का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, ये फिर से 1, ये 1, तो देखो ओवरऑल इधर आपको ये मिलने वाला है ए डॉट के इक्वल टू cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो सिंपल केसेस लिख दिया हमने यहाँ पे। आगे चले, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए एंड एंगल थीटा। तो आपने ए के निकालने कंपोनेंट, क्या होते हैं कंपोनेंट, कि वेक्टर ए में आई जे और के साथ जो वैल्यू आगे कोफिशिएंट में आती है, वेक्टर ए के अंदर आगे जो आई जे के मिलेंगे उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहलाते हैं वेक्टर ए के कंपोनेंट, कोफिशिएंट उसके। ठीक है, तो देखो मान लेता हूं पहले यहाँ पे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, हो गया। तो ये वेक्टर ए के आई जे के कोफिशिएंट हैं, इनको कहते हैं कंपोनेंट। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब a1 a2 a3 निकालना है और एंगल थीटा, थीटा निकालना है। ठीक है, करते हैं अभी सोल्व। तो देखो पहले आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन पे, a डॉट आई है, तो a मेरा ये है, इसके साथ मैं i की डॉट करूंगा तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, j वाला k वाला खत्म, क्योंकि i के साथ तो आगे है नहीं, i की i से होगी डॉट, तो खाली a1 ही मिलेगा ना। हाँ, तो a1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2। क्लियर हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट a1 की वैल्यू आ गई, फ्रॉम सेकंड किसकी वैल्यू आएगी भाई, a डॉट j है, हाँ तो a डॉट j, हाँ तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, खाली jj वाला कोफिशिएंट आएगा, कितना आएगा a2, तो a2 की वैल्यू आ गई, सेम a3 की वैल्यू आएगी वहाँ से। ठीक है ना, ऐसे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 1/√2, ये तो a1 आ गया यहाँ से a2 आएगा, a2 इक्वल टू 1/2, और फिर यहाँ से a3 आएगा, a3 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। सिमिलरली किया है मैंने यहाँ तक। ठीक है, अब आपने a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब वो वैल्यू कैसे आएगी देखो, तो a1 की तो वैल्यू आ ही रही है, a2 की आ रही है, a3 मतलब थीटा की निकालनी है वैल्यू। उसकी स्टेप आ जाओ, यहाँ बोला गया है ऊपर कि वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है, इसका भी निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं, नाउ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ठीक है, तो इसका सोल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है, ये रहे a1 i j k के, a1 a2 a3, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 1। रूट को वहाँ लेके जाओ, देन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। रखे यहाँ सारी वैल्यूज, a1 स्क्वायर तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा, सॉरी 1/4 आएगा। कैसे, आप देखो यू सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे तो कट के देख लेना, 1/4 मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर वहाँ गया तो आएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस तो आएगा मतलब माइनस का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। भाई 60 पे तो होता है 1/2, तो आ गया ना एंगल थीटा। ये आंसर आ गया और हमारे पास सारे आंसर आ गए, a1 a2 a3 रह गया, तो a3 हो तो क्या, cos थीटा की वैल्यू 1/2 तो 1/2 यहाँ आ गई। तो क्या लिखोगे, हेंस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, पहला 1/√2, सेकंड 1/2, थर्ड 1/2।
A1 1/√2, A2 1/2, cos थीटा 1/2 है तो 1/2, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये वाले पार्ट करने थे, क्लियर है? तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इजीली आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब बता रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर या क्रॉस, जैसे वहाँ बताया था मैंने, स्केलर और डॉट एक ही बात थी, यहाँ पे वेक्टर और क्रॉस एक ही बात है। दोनों के सिंबल क्रॉस से दिखाएंगे, वहाँ सिंबल डॉट से शो कर रहे थे। तो देखना क्या होता है इस प्रोडक्ट में। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे दे आई प्लस जे प्लस 2k सपोज, और एक दे दे वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के सपोज। ये हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है? हमने इनका क्रॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के, इनका निकालना है डिटरमिनेंट। पढ़ा होगा ना मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर डिटरमिनेंट, इनका प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, ठीक है? शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये जैसे वहां बताया था मैंने शॉर्ट में कि आई के आई से जे की जे से के से कर लो, लेकिन एक्चुअल अलग आया था। ऐसे ही शॉर्ट ये है, एक्चुअल अलग आने वाला है, ठीक है ना? तो देखो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? तो आई जे के ऐसे लिखेंगे ऊपर कोफिशिएंट, पहले तो ये आई जे के आप कंपोनेंट लिखेंगे ऊपर इनके, और अब डिटरमिनेंट में क्या वैल्यू आएगी? पहले क्या है? वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की कोफिशिएंट क्या क्या है? आई जे के 1 1 2 1 1 2 आएगा। आई जे के नहीं आएंगे इनके अंदर, सिर्फ केवल कोफिशिएंट। बी के बोलो 2 -1 1। तो पहले ए के कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट, आई जे के वाले, ठीक है? अब इनको सोल्व करें, जैसे आप सोल्व करते हो ना, आई कैप इनटू ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, यू सोल्व करते हैं ना, ये लाइन छोड़ दो, इसके से मल्टीप्लाई 1, इसकी से प्लस के 2, अरे -2 आएगा बट माइनस आपने करना है। सेकंड पार्ट माइनस कर लेते हैं हम, फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस जे, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो इसकी से 1, इसकी से -4, लास्ट प्लस में के इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी से -1 और इसकी से -2। मैं समझता हूँ ये तो आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं है, ये सब करवा रखा है मैंने पहले भी, ठीक है? तो ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से डिटरमिनेंट सोल्व होते हैं, 3/3 के मैट्रिक्स बन के सोल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन में आंसर आएगा 3i प्लस के 3j और माइनस के 3k, ये आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपने इसे क्रॉस निकालना है, आगे आंसर। बट स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने डॉट बताया था आपको, ए डॉट बी निकालना है, तो उसके आंसर के अंदर आई जे के नहीं आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इसके आंसर में आई जे के आने चाहिए। तीनों जरूरी नहीं है तीनों ही आए, चाहे कोई एक आ जाए, चाहे कोई दो आ जाए, तीनों आ जाए, लेकिन जरूर आना चाहिए। नहीं आए तो फिर ये बराबर 0 हो जाए, खत्म काम। ऐसे इसका आंसर नहीं आ सकता कि a क्रॉस b इक्वल टू 5 आंसर आया खाली, ऐसा आंसर नहीं आएगा। या तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 ही आएगा, या फिर a क्रॉस b इक्वल टू आई जे के की फॉर्म में आएगा, चाहे वो खाली i के फॉर्म में आ रहा है, चाहे j में, चाहे k में, चाहे तीनों के, चाहे दो के। समझ आया केस? ठीक है, तो ये इसका क्रॉस होता है, ऐसे निकालते हैं। डॉट में आई जे के नहीं आता, क्रॉस में आई जे के आता है आंसर में, ठीक है ना? तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहली बात है, मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको। सेकंड, बट इन एक्चुअल में क्या होता है वो देखो। मैंने कहा ना ये शॉर्ट में है, बट इन एक्चुअल में रूल क्या होता है? जैसे याद करो मैंने वहां बताया था, बट इन एक्चुअल ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, बट इन एक्चुअल ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे साइन थीटा एंगल आएगा, और साथ में एन कैप ये आएगा, ठीक है? बताएंगे सबका मीनिंग। थीटा तो एंगल हो गया ए और बी के बीच में, यहाँ एंगल निकालने का फार्मूला साइन थीटा से हो जाएगा, वहां पे था कोस थीटा से, मतलब क्रॉस में साइन थीटा के अकॉर्डिंग और डॉट में कोस थीटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साथ में एन कैप है, ये क्या है? ये इनकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब जहां लग गया, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, भाई इस पर कैप लग रहा है, तो ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है। एन मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना? तो वेयर एन कैप बी द नॉर्मल, और नॉर्मल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। दोनों बातें सेम ही तो हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर।
समझ आया कि यहाँ पे एन कैप क्या है, नॉर्मल बोल दो या बोल दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये एन कैप की वैल्यू है, एन कैप का मतलब है। अब बताऊं कैसे निकल सारी बातें। थीटा इनके बीच में एंगल हो गया और बी के बीच में, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इधर किसी में से, वहां पे मैंने बताया था क्वेश्चन में कि इनमें मैंने कहीं पर भी डॉट क्रॉस नहीं लगाया, ऐसे मैंने यहाँ भी कोई डॉट क्रॉस का यूज नहीं किया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्केलर है कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्केलर है कोई दिक्कत नहीं, ये सारे स्केलर हैं। मान लीजिए इनका आंसर 5 आता है, सपोज कुछ भी आए, मान लीजिए 5 इसका आंसर आए, 5 की मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई, तो 5 तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कि मल्टीप्लाई में आएगा, तो उससे तो चाहे कैसे ही कर लो मल्टीप्लाई, वो तो एक ही बात रहेगी ना, समझ आया। तो इससे दो वेक्टर क्वांटिटी आए तो उनके बीच में शो करना होता है डॉट या क्रॉस, लेकिन यहाँ केवल वेक्टर क्वांटिटी एक है, ये तो सारा स्केलर क्वांटिटी में आता है, तो फिर कोई सिंबल लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब मल्टीप्लाई का मतलब इनका, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने करना है। फर्स्ट केस ये हो गया शॉर्ट में, और एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। अब आ जाओ कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, एन कैप कैसे निकालते हैं, ठीक है। थर्ड केस, साइन थीटा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ऊपर भी इसका मैग्नीट्यूड ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी सोल्व करेंगे तो उसमें आई जे क्या जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी सोल्व किया तो आई जे क्या आ गया, साइन थीटा में आई जे के सोल्व कैसे करूंगा, तो फिर इसका लगा दिया मैग्नीट्यूड, जहां लग गया मैग्नीट्यूड वो आई जे के को सोल्व कर देगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी पे मैग्नीट्यूड लगाना है, नीचे दोनों का अलग अलग करना है, ये फार्मूला है। जैसे वहां पे था ए डॉट बी, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी ऊपर, नीचे दोनों में सेम था। फोर्थ आ जाओ, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, एन कैप कैसे आएगा, तो एन कैप आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी ऊपर और नीचे वेक्टर ए क्रॉस बी ही आएगा सेम, और इसका आएगा मैग्नीट्यूड, ये हो गया क्लियर है। ये है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, कि आप ए क्रॉस बी करें और ए क्रॉस बी का नीचे कर दे मैग्नीट्यूड, हो गया, और आगे लगा दे प्लस माइनस, तो डायरेक्शन है पता नहीं किस तरफ जाएगी, तो जिस क्वेश्चन में सोल्व होगा जाएगी, समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बातें सारी निकालनी होती है। जैसे कैप जहां लगता है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के आ गए यूनिट वेक्टर, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। जब बात आई पैरेलल की, तो जिसका दे रखा है उसी का निकाल, जैसे मान लो से बोल दिया कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, तो मतलब ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल हो गया। लेकिन अगर बोल दे कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, और मैं क्या बोल दिया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो क्या आएगा फिर एन कैप इस तरह निकलेगा, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का, वो सब ऐसे क्वेश्चन में सब बोला जाएगा, कंफ्यूजन में मत हो आप, बिल्कुल ठीक है। इस तरह बताया मैंने, क्वेश्चन जो बोले उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाते रहे, सोल्व करते रहे, बातें सारी निकालनी आती हैं आपको, सब समझा रखा है मैंने, ठीक है ना। चलिए नंबर 5 आइए, आई क्रॉस आई क्या होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करें, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, फिर आगे आई का मैग्नीट्यूड साइन 0 और इंटू एन कैप, ये होगा साइन 0 0, क्योंकि 0 क्यों, आई और आई में 0 एंगल होता है, साइन 0 0, तो सारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। तो आपको यहां से हिंट मिला कि सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या होता है 0 होता है। जैसे ऐसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए पूछूं कितना आंसर आएगा, सीधा कह सकते हो आप 0 आंसर है, तो दोनों सेम वेक्टर, ध्यान रखना। तो सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है। वो ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे ए क्रॉस ए इक्वल टू आई जे के 1 1 2, ए की वैल्यू नीचे 1 1 2 आएगी सेम, और डिटरमिनेंट के पार्ट में दो रो अगर सेम हो जाए तो रिजल्ट वैसे ही 0 होता है बाय प्रॉपर्टी। अरे सेकंड एक्सरसाइज हमारी डिटरमिनेंट की विदाउट एक्सपेंडिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हमने, ठीक है। तो ऐसे ही b क्रॉस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। 6th आ जाओ, i क्रॉस j क्या होगा, कि i और j का क्रॉस क्या होगा। जैसे मैंने वहां पे साइड डिफाइन करवाई थी कि i डॉट i क्या होगा, i डॉट j क्या होगा, i डॉट k क्या होगा, ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे i क्रॉस j देख रहे हैं कितना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स करें सोल्व, i j k दिख गया, ऊपर तो वही i j k, पहला वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है,
इसमें आई जे के की बोलो क्या कोफिशिएंट है, तो केवल इसमें कोफिशिएंट आई वाला है 1, जे वाला नहीं है, के वाला नहीं है, तो आएगा 1 0 0। जे में बोलो, जे में केवल जे वाला है इसमें, तो आई का 0, जे का 1, के का 0 हो गया। इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो आप इसको स्टूडेंट्स एक्सपेंड करेंगे तो आपको रिजल्ट खाली के मिलना है, देख लेना। ठीक है, यहाँ तक के से मिलेगा तो आपका सॉल्यूशन हो गया, बस सिंपल है। ठीक है, तो सिमिलरली आप अगर J क्रॉस K निकालेंगे तो I आएगा आंसर, देख लेना करके आप, और K क्रॉस I निकालेंगे तो J आएगा, ये मीनिंग होंगे इनके। लेकिन कंडीशन है कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप सीधा राइट करेंगे I के बाद J, J के बाद K, J के बाद K के बाद I, K के बाद I, I के बाद J, होता है ना, I के बाद J, J के बाद K, और K के बाद फिर I आ गया, आई जे के चलता रहेगा। तो सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो तो रिजल्ट तीसरा आता है जो नहीं है उसमें वो, ठीक है ना। लेकिन अगर सीक्वेंस ब्रेक हो गई तो जैसे आई क्रॉस के हो गया, ये हो गई सीक्वेंस ब्रेक कि आई के बाद जे आना था लेकिन आ गया के, तो अब क्या आंसर आएगा। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में आएगा, जो तीसरा नहीं है वही आएगा। तीसरा क्या नहीं है, तीसरा जे नहीं है, यहाँ पे तीसरा आएगा जे, तो नेगेटिव में आएगा बस, क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक हुई है यहाँ पे, इसलिए। समझ आया केस। तो देखो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा कि आई क्रॉस जे के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, और आई क्रॉस जे होता है माइनस के, मतलब ये हो गया यहाँ से कि आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस के क्रॉस आई। जैसे वहां पे मैंने एक आपको रिजल्ट बताया था, याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, वहां बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, तो यहाँ पे नंबर 7 पे क्या आ गया इनके अकॉर्डिंग कि a क्रॉस b में निकालूं तो वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, मतलब a क्रॉस b बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। दोनों बराबर नहीं होते हैं, कभी सीधे कर दो कि a क्रॉस b या b क्रॉस a निकाल लो, बराबर बात आएगी नहीं, माइनस के बराबर आएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक का स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात और कराते हैं अभी इस पे। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 7 पे क्लियर हुआ ना। अब नंबर 8 देखिए आप, इफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो देखो सीधा दोनों का क्रॉस 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना कि अगर हम पैरेलल के लिए बातें निकाल रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का क्रॉस 0, कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस सीधा 0 हो जाता है तो हम कह सकते दोनों वेक्टर पैरेलल है। बट कंडीशन है, फिर वो याद करो कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन है तो कोलिनियर, कॉमन नहीं है तो पैरेलल, ठीक है ना। अब वही कोलिनियर की पैरेलल की बातें और बढ़ गई आगे, जैसे मैंने आपको बताया हर एक साइड में लगभग एक बात आ रही है उसकी, तो यहाँ पर भी एक बात आ गई कि अगर दोनों का मैं क्रॉस करता हूँ दो वेक्टर्स का, वो 0 के बराबर आता है, तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पैरेलल है। कब, कंडीशन कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे मान लो ऐसे हो जाए कि वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इक्वल टू 0, तो नॉट पैरेलल, क्या होंगे, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये और इसमें ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, मैं आपको सारी बातें इनके बेसिक में ही क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो बस आपका काम इतना होता है कि उस बात को अच्छे से क्लियर कर कैच करना और सॉल्व करना। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब मैंने डॉट का बेसिक करवाया था, मैंने कहा था कि उसमें जो मैंने करवाया है उससे बाहर मैं एक भी बातें नहीं बताने वाला हूं। आपने शायद क्वेश्चन देखे भी होंगे, अगर मैंने उससे बाहर बातें एक भी यूज की हो तो, नहीं ना। ऐसे मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ बातें, इनसे बाहर मैं एक भी यूज नहीं करूंगा और इन्हीं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो ये बेसिक को ध्यान से पढ़े बस आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब याद कीजिए, देखो अब आता हूँ शॉर्ट में, जैसे ये बातें, ये एक बात क्लियर हो गई। और इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो दोनों का डॉट 0 होता है ना, यही बात है ना। आप कहोगे यहाँ तो बात चल रही है क्रॉस के, हम डॉट यूज कर रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट है क्रॉस है, कहीं पर कुछ भी यूज करो, बस कंडीशन सही लगानी है। कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप ये यूज करेंगे, और बोला गया है कि ए और बी पैरेलल है तो आप ये यूज कर लें, जो हमें इजी लगे वो यूज करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए जैसे भी होता है सोल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नंबर 9 पे आ जाइए। अब आप नंबर 9 क्या होता है टॉपिक,
इसमें देखो हमारे पास एरिया निकालने के फॉर्मूले आते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल के एरिया निकालने के फॉर्मूले आते हैं। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, वो कैसे निकलेगा। देखो पैरेललोग्राम का एरिया, नंबर 1 ए लगा लो, इफ साइड्स आर गिवन। अगर आपको साइडें दी जाए तो, जैसे ये कोई पैरेललोग्राम हो गया, ये साइड वेक्टर ए और ये साइड वेक्टर बी, ठीक है। अब मैंने इसका एरिया निकालना है, मान लीजिए तो ये साइड होगी ना, तो साइड के अकॉर्डिंग इसका एरिया हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और कुछ भी नहीं है, बस सीधा ए क्रॉस बी करे और कर दे मैग्नीट्यूड। सिंपल हो गया आंसर इनका। नेक्स्ट आ जाओ इधर, बी पार्ट है, इफ डायगोनल्स आर गिवन, अगर आपको दे दे इनके डायगोनल, तो फिर जैसे ये हो गया, ये डायगोनल दे दिया वेक्टर ए और ये दे दिया डायगोनल वेक्टर बी। ओके, पैरेललोग्राम की साइडें नहीं, आपको दे दिए डायगोनल ए और बी, और आप कहते हैं कि इसका एरिया निकालो, तो फिर इसका एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 कर दे आगे वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंपल फार्मूला, बस कुछ नहीं सोल्व कर रहा है, बस यूज मतलब खाली वैल्यू रखनी है, ए की बी के रख कर ये सोल्व करो। सोल्व करने पहले तो ए और बी निकाल, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकलने के बाद उनका निकलेगा मैग्नीट्यूड। कभी सोचोगे आपकी ये तो वही वर्ड यूज हो रहा है जो ए क्रॉस बी में लगता है इधर साइन, नहीं, ए क्रॉस बी का वो अपना साइन अलग होता है डिटरमिनेंट का, और ये मैग्नीट्यूड है, वो निकालने के बाद उसका निकलेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया के अंदर आई जे के नहीं आनी चाहिए ना, इसलिए। आप चलो सी सुन लो, थर्ड बात मैं आपको वैसे ही रिमाइंड कर रहा हूं, थर्ड बात क्या है। थर्ड बात ये है कि अगर अब इसके ना तो साइड दे दे और ना ही आपको डायगोनल दे, आपको दे दे ये वर्टिसेस ए बी सी डी, तो क्या तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गए चलो वर्टिसेस के ए बी सी डी, और आप कहते हैं अब निकालो इसका एरिया, तो फिर दोनों में से कोई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ साइड वाला फार्मूला, तो साइड वाला क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बी सी, तो देखो ये आएगा ए बी वेक्टर ए बी जो भी आएगा, फिर आप निकालेंगे वेक्टर बी सी जो भी आएगा। भाई ए बी मैं निकाल सकता हूँ बी माइनस ए करके, बी सी निकाल सकता हूँ सी माइनस बी करके, दोनों पार्ट आ गए। मुझे चाहिए एरिया, मैं निकाल रहा हूँ साइड के अकॉर्डिंग, तो एरिया इसका ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, वही है, साइड ये है तो ये लिख दो मैंने क्रॉस में, ठीक है। और अब अगर दे दे डायगोनल के बाद, तो डायगोनल आप क्या निकालेंगे, पहले ए सी, तो ए सी क्रॉस बी डी, आगे हाफ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए नंबर 10 आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल गिवन है और उसका आपने एरिया निकालना है। देखो ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दो साइड आपको गिवन दे रखी है, तो फिर एरिया कैसे आएगा, तो देखो सीधा एरिया इक्वल टू ट्रायंगल में आगे स्टूडेंट्स हाफ तो लगता ही है, याद है नहीं है, हाफ तो लगता ही है, अरे क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया ट्रायंगल का होगा, सिंपल है केस। और अगर ऐसे ही साइड ना देके दे दे वर्टिसेस ए बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि क्या निकालेंगे फिर आप ए बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी निकाल ले, ए मतलब बी माइनस ए, बी सी मतलब सी माइनस बी, दोनों क्रॉस निकाले आगे हाफ कर दे, उनका आ गया मैग्नीट्यूड, तो ये एरिया आ गया। समझ आया, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा मैंने कुछ राइट करवा दिया, कुछ शॉर्ट में बता दिया आपको मैंने, तो क्लियर हुआ। तो ये बातें इसमें एरिया निकालने वाली बातें भी आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है इसका, और वो है रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट, कि वेक्टर और डॉट में रिलेशन क्या होती है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट में कराते हैं, वो एक लास्ट टॉपिक रहेगा, वो उसी में करा देंगे ताकि आपको रिमाइंड भी रहे वो चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक्स।